नमस्कार। इंडिया सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडी अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं भारतीय कम्युनिस्ट। बाबा साहब का जो व्यक्तित्व था वह बहुआयामी व्यक्तित्व था और बाबा साहब के विचारों का जो आधार है वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी पर आधारित है, कबीर के विचारों पर आधारित है और ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रभावित है। बाबा साहब ने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत भारतीय समाज में प्रवेश 1920 से प्रारंभ किया और 1920 में बाबा साहब ने यह महसूस किया कि जो समाज है जिसकी कोई आवाज़ नहीं है उसे आवाज़ देने के लिए उन्होंने एक जर्नल निकाला 31 जनवरी 1920 को। और इसी तरह से बाबा साहब ने अपने जीवन में लगभग 5 न्यूज़पेपर निकाले। मूक नायक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 1927 में उन्होंने 3 अप्रैल 1927 में एक और न्यूज़पेपर निकाला, बहिष्कृत भारत। तो बहिष्कृत भारत और मूक नायक दोनों ही न्यूज़पेपर मराठी भाषा में थे। 1928 में उन्होंने जून यानी 29 जून 1928 में उन्होंने एक और न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था समता। 25 नवंबर 1930 में उन्होंने एक और पत्र निकाला जिसका नाम था जनता। और 4 फरवरी 1956 में उन्होंने एक और अखबार निकाला जिसका नाम था प्रबुद्ध भारत। तो ये जो न्यूज़पेपर थे बाबा साहब का डायरेक्ट समाज के साथ डायलॉग था और इन अखबारों के माध्यम से बाबा साहब सीधा जनता से जुड़ना चाह रहे थे और इन्हीं अखबारों के माध्यम से बाबा साहब की अपनी एक पहचान बनी और उस पहचान को पहचाना 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाबा साहब को 1927 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट कर दिया और बाबा साहब 5 साल के लिए बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नॉमिनेट किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और बाबा साहब जब नॉमिनेट किए गए तो उन्होंने वहां पर किन किन विषयों को उठाया। बाबा साहब वहां पर बात करते थे बजट पर, शिक्षा पर, महिलाओं के मुद्दों पर, पंचायत पर, स्थानीय बोर्डों पर, किसानों की जो समस्याएं थी, खेती सिस्टम था, खेती किसानों की जो प्रॉब्लम थी, उद्योगों पर, मजदूरों के मुद्दों पर। तो ये बाबा साहब के विषय थे उस समय जब बाबा साहब बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नॉमिनेट किए गए। इसी दौरान बाबा साहब को 1932 में फिर टेन्योर 5 ईयर और बढ़ा दिया गया क्योंकि बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और पूना पैक्ट की शुरुआत होती है 1932 में और उसके बाद जो रिजर्वेशन के द्वारा दलितों को रिप्रेजेंटेशन की बात सामने आई और अधिनियम 1935 आता है और उसमें सारी व्यवस्था की जाती है कि आगे आने वाले चुनाव होंगे राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली के और वहाँ पर सभी पार्टियां अपने अपना चुनाव लड़ेंगी। उसी को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फॉर्म की। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फॉर्म बाबा साहब ने अगस्त 1936 में की और उस पार्टी ने 1937 का जो इलेक्शन था उसमें चुनाव महाराष्ट्र में लड़ा और महाराष्ट्र में उसने 17 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए। 15 सीटों पर यह पार्टी चुनाव जीत के आई। तो बाबा साहब इस दौरान भी उन विषयों को रखे और अपने मुद्दों पर चुनाव लड़े।
कम्युनिस्टों के साथ उनका कोई संबंध नहीं था और अपने इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी के बेसिस पर चुनाव लड़े। यहाँ पर यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फॉर्म किया, जबकि उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मौजूद थी। तो बाबा साहब ने ये पार्टी क्यों बनाई? इसके साथ ही साथ बाबा साहब उन मुद्दों को उठा रहे थे, किसानों के मुद्दों को उठा रहे थे, मजदूरों के मुद्दों को उठा रहे थे, महिलाओं के मुद्दों को उठा रहे थे, इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। और साथ ही साथ तो ये आधार किसका था? दलितों के मुद्दों को उठा रहे थे। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी कम्युनिस्टों के साथ वो ये आ रही थी कि बाबा साहब दलितों के लीडर बन चुके हैं और ये दलितों की बात कर रहे हैं और अपना इनका अलग व्यक्तित्व बन चुका है और उसकी लीडरशिप को लेकर हमारा जो आधार बनना था उसे ये ले चुके हैं। मजदूरों में भी सेंध लगा रहे हैं। इसलिए बाबा साहब ने इंडिया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फॉर्म की और उस पार्टी को बहुत यानी जीत हासिल हुई ऐतिहासिक। 1942 में बाबा साहब को गवर्नर जनरल की काउंसिल में अपॉइंट कर लिया जाता है, नॉमिनेट कर लिया जाता है एज ए लेबर मिनिस्टर। तो बाबा साहब लेबर मिनिस्टर बन जाते हैं गवर्नमेंट में और वो किसके मुद्दे उठा रहे हैं? लेबर के। तो लेबर के रिगार्डिंग जितनी भी रिफॉर्म हो रहे हैं, तो लेबर की मांगों को लेकर हो रहे हैं, उसमें बाबा साहब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो कम्युनिस्टों का जो दर्द था वो बढ़ता जा रहा था बाबा साहब के, क्योंकि बाबा साहब के साथ उनका कोई तालमेल नहीं था। और ये कहानी 1937 के चुनाव में आती है। बाबा साहब जब एक चुनाव में बोलते हैं, चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि कम्युनिस्टों ने मजदूरों का हमेशा शोषण व दमन किया है, मैं कम्युनिस्टों का पक्का दुश्मन हूँ। ये बात बाबा साहब ने दिसंबर 1937 के सतारा जिला में एक चुनावी सभा में संबोधित करते हुए कही थी। इसी तरह से बाबा साहब ने एक बार फिर कहा था 1945 में, 4 दिसंबर 1945 में, मैं आपको कम्युनिस्टों से सावधान रहने की चेतावनी देता हूं। वो मजदूरों के हितों के खिलाफ काम करते हैं और मेरा विश्वास है कि कम्युनिस्ट मजदूरों के दुश्मन हैं। ये बात बाबा साहब ने 4 दिसंबर 1945 में कही थी। इसके साथ ही साथ जब कम्युनिस्टों का एक और विषय आता है जब संविधान सभा में कम्युनिस्टों के द्वारा संविधान को चैलेंज किया जा रहा था, तो किस तरह से कम्युनिस्ट चैलेंज कर रहे थे बाबा साहब बता रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी वांट ए कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। तो बाबा साहब ये बता रहे हैं कि किस तरह का संविधान कम्युनिस्ट पार्टी चाह रही है। इसके साथ ही साथ अगर बाबा साहब के विचारों को हम देखेंगे तो एक और विचार आता है बाबा साहब के बारे में और कम्युनिस्टों के बारे में उजागर होता है 1952 का चुनाव जब होता है। तो बाबा साहब जब चुनाव लड़ रहे हैं उस समय किस तरह से बाबा साहब को चुनाव में जो हराने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह से अपना रोल प्ले करती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो पॉलिट ब्यूरो के मेंबर थे श्रीपत अमृत डांगे जी ने उस मध्य बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में बाबा साहब के खिलाफ अपने वोटरों से अपील की थी कि आप इस चुनाव में बाबा साहब को अपना वोट न दें। इस वोट चाहे आपका वोट वेस्ट हो जाए, बाबा साहब को हराना है, बाबा साहब को इस चुनाव में हमें जिताना नहीं। इसी तरह से कांग्रेस भी अपना रोल प्ले कर रही थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी और बाबा साहब का जो संबंध है वो बहुत ही एक दूसरे का घोर विरोधी रहा है और कम्युनिस्टों ने बाबा साहब को कभी भी वो सम्मान, वो स्थान, वो स्थिति, वो पोजीशन, वो उनका रेस्पेक्ट नहीं किया और उन्हें केवल एक वर्ग का लीडरशिप, जिस तरह से और पार्टियां बाबा साहब के बारे में